हेलो गाइज, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट मिलता है। तो डेली की तरह आज भी वो शानदार सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। सो प्यारे बच्चों, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी आपके रिसेंटली एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी रेलवे में, यूपी में लेखपाल पुलिस और भी तमाम सारी वैकेंसी आती रहती है। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। हमने ये टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों बेसिक लेवल से स्टार्ट की है और ये हाई लेवल तक हम लेके चलेंगे। सो प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रंजीत और रोहन के बीच कुल 210 गेंदों को इस प्रकार बांटा जाना है कि रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त हों। विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का रोहन को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या से अनुपात क्या है। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक है रंजीत, एक है रंजीत और एक है रोहन। इन दोनों के बीच 210 गेंदें बांटी जाती हैं। ठीक है, कितनी गेंदें बांटी जाती हैं? 210 गेंदें बांटी जाती है। और ये कहा जा रहा है कि रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त होती हैं। तो रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त होती हैं। सपोज दैट ये रोहन को मैंने मान ली कि x गेंदें मिली हैं। ठीक है, तो रोहन रंजीत को कितनी गेंदें मिलेंगी? x प्लस 56 गेंदें मिलेंगी। यानी कि हमने इस प्रकार बंटवारा किया है कि अगर रोहन को x मिल रही है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन को जब x मिलेंगी तो रंजीत को कितनी मिलेंगी? 56 अधिक मिलेंगी। इसका मतलब ये होगा कि x प्लस 56 मिलेंगी और इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 210 गेंदें। टोटल हमारे पास कितनी गेंदें? 210, जो रंजीत और रोहन में बांटनी है। तो हमने बांट दी। तो हम ये टोटल लगाते हैं यहां से कि x ये और x ये, तो 2x यहां से हो गया प्लस 56, ये जो कल टू कितना बन गया? 210। अगर आप इस 56 को उधर भेजेंगे तब कितना बचेगा? 56 को जैसे ही आपने उधर भेजा तो आपके पास जो बचा है वो 154 बच गया। कितना बच गया? 154। 2 से इसे जैसे ही आपने कैंसिल आउट किया, 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 77 आ गई। जब x की वैल्यू 77 आ गई, आपसे पूछा क्या गया? ये पूछा गया है कि गेंदों की संख्या बताइए हमें कि रोहन को प्राप्त कितनी गेंदें हो रही हैं और रंजीत को कितनी गेंदें प्राप्त हो रही हैं। आइए समझ लेते हैं। रंजीत को कितनी हो रही है? x प्लस 56। तो जब x की वैल्यू 77 है और 56 उसको अधिक प्राप्त हो ही रही है, तो 77 प्लस 56, 77 प्लस 56 कितना हो जाएगा? जब मैं यहां से देखूंगा तो यहां से हो जाएगा 133। 56 प्लस 77 कितना हो गया? 133। तो रंजीत को तो 133 मिल रही है और रोहन को कितनी मिल रही है? x का मान, यानी कि x का मान कितना है? 77। तो रंजीत को मिली 133 और रोहन को मिली 77। क्या ये दोनों आपस में और सिंपल रेशियो में बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। आइए इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यहां से काटेंगे हम तो कितने बार कट जाएगा? 11 से कट जाएगा या 7 से कट जाएगा, सॉरी। 7 एकम 7 और 7 निम 63। इसी तरीके से यहां देखोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो जो सिंपल रेशियो आया वो क्या आ गया? 19:11। यही आपसे पूछा गया, तो आपका यही जवाब हुआ। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यानी कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो 6 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में जो घंटे होते हैं वो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि छठा हिस्सा 24 घंटे का, यानी कि छठा भाग कितना परसेंट होगा? तो हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 चौके 24, 4 25 100। तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 25%। तो 25% आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, यानी कि सिंपल बनाना है। इसका सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि हल करेंगे। 5 प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू
एक और ब्रैकेट है उसमें 5 की पावर 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज है माइनस का 84। हम एक चीज समझ लेते हैं, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जब बोर्ड मास का क्वेश्चन है, वी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, ठीक है। ये जो वी होता है ये ब्रैकेट को डिनोट करता है, और ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आप समझने की कोशिश करना, जो इस टाइप का ब्रैकेट होता है, इस टाइप का, इस तरीके का ब्लॉक जो बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। फिर एक और ब्रैकेट होता है कुछ इस तरीके का जो इसमें बना हुआ है अभी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। इसे हम करली ब्रैकेट के लिए, यानी कि मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक, ठीक है। और एक और ब्रैकेट आता है इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट यानी कि मंझली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। तो इस पूरे को पहले हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, जरा देखना। 5 पंचे 25 और 3 कितना आ गया? 28। 28 आ गया। अब हम आए इस करली ब्रैकेट की तरफ, तो 28 और बाहर देखा तो मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो बिग ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट था, उसे सॉल्व मैंने करने के बाद मैं किस ब्रैकेट में एंट्री कर गया? मैं एंट्री कर गया अब करली ब्रैकेट में। तो करली ब्रैकेट को मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो 28 दूनी कितना हो गया? 56, ठीक है। अब मैंने करली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट को सॉल्व किया, वैसे ही मेरे बाहर मिला प्लस का 5 और इधर मिला माइनस का 84। अब आप क्या करेंगे? प्लस प्लस को पहले जोड़ लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहां से देखा कि 56 और 5 कितना बन जाएगा? 56 और 5 बन जाएगा 61। तो 61 माइनस 84। जैसे ही मैंने 61 माइनस 84 किया तो हम समझ गए कि 23 बच गया। और 23 बचा किसका? माइनस का बचा। क्यों? कि 84 बड़ा है, 61 छोटा है। और यानी कि बड़े संख्या के आगे जो भी चिन्ह होता है उसी को हम मानते हैं। तो देखिए 84 बड़ा है तो 84 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो इसलिए हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो आपका यही आंसर होगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि उनमें से एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्या हम सपोज दैट मानते हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया 0.432, ठीक है। और ये कहा गया इनमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या दी गई है, वो हमारी एक संख्या क्या है? 1.6। सपोज दैट मैंने मान ली कि एक संख्या y दी हुई है, कोई सी भी मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। या तो आप x को भी मान सकते हैं 1.6 या y को भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ तो वही रहेगा 0.432। जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैं इसको क्या कर पाऊंगा, जरा एक बात समझने की कोशिश करना। 0.432 अपॉन, मैं जैसे इसको अपॉन में ले जाऊंगा तो 1.6। अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट से हटाऊंगा तो इसके पीछे भी जैसे ये 3 डिजिट है, तो इसी तरीके से यहाँ 3 डिजिट बनाने के लिए मेरे को 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और ये होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं इसको। आइए समझ लेते हैं कितने से कर रहे हैं हम। जैसे ही इसको डिवाइड करने के लिए गए तो हमने ये देखा कि मैंने 16 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। जब मैंने 16 से डिवाइड किया तो 16 एकम 16 और 2 जीरो थी वो एजेट आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा 16 से 432 को डिवाइड कर रहे हैं, 16 दूनी 32, 16 थी 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब मेरे पास जब 32 आ गया तो बचा कितना? 8 9 10 11, यानी कि 112 बच गया, ठीक है। 16 सत्ते 112, तो यानी कि 27 बार ये पूरा पूरा कट गया। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या बचा? 27/100, ठीक है। अब जब 27/100 है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगाना होगा, क्योंकि नीचे हम 100 से भाग देंगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये तो सिंपल बात है। तो 0.27 आपका सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ये भी बोर्ड मास का ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
आइए समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। और ब्रैकेट में फिर क्या देखेंगे बोर्ड मास में, पहले तो ब्रैकेट की कंडीशन, फिर बी, यानी कि हमें यहां पे क्या करना होगा, वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास ये होता है, ठीक है। अब आपने जैसे ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, फिर और ऑफ करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, इस तरीके से हमारे रूल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। आइए, 4 चौके 16, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 यहां से 4 चौके 16 पूरा पूरा कट गया, 4 बार 4 गुणे 3 बचा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए 4 ये वाला बच गया, 4 चौके 16, 4 गुणे 3 आ गया। अब यहाँ पर 1 सेकंड इसको इरेज करिएगा, 1 सेकंड इसको देखिएगा। देखो मैं फिर समझाते हैं आपको एक बार, आइए समझ लेते हैं। देखो 4 चौके 16, 4 आ गया, गुणे 3 आ गया, माइनस 5 गुणे 2, और आगे चले तो आगे है 10, और ये पूरा ब्रैकेट है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले डिवाइड किया, फिर करूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12, इसी तरीके से माइनस 5 दूनी 10, आगे जैसे ही बढ़े तो यहाँ पे क्या मिल गया 10, ठीक है। ये अभी ब्रैकेट में ही है। अब आप देख पा रहे हैं माइनस का 10, ये प्लस का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 12 बच गया। जैसे ही 12 बचा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष आया, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो मेरा निष्कर्ष आया, वो क्या निकल के आया, केवल मेरा जो निष्कर्ष निकल के आया, केवल रिजल्ट में 12 में, ठीक है, 12 बचा केवल। तो 32 माइनस 2, अब जैसे 12 बाहर निकला तो यहां मल्टीप्लाई 2 था, तो मल्टीप्लाई 2, आगे बढ़ते हैं प्लस 30, ठीक है। तो यहां से देखा मैंने 32, 12 दूनी 24, और यहां प्लस के 30। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, 30 और 30 कितना हो गया, 60। जब मैं 60 में से 24 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, तो मेरे पास 38 बच जाएगा। कितना बचेगा, 38। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 38 होगा, ओके। आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हैं, 6 और 2 8 बचेगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 का ही तो है। देखिए ये 6 30 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा, तो 30 8 38, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं, एक कोई बड़ा त्रिभुज है, उससे 3 छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं, ओके। चलते हैं हम आगे की तरफ, कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न भुजाएं, ठीक है, यानी कि आमने सामने आसन्न भुजाएं, उसके आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए एक बड़ा त्रिभुज है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा त्रिभुज है, बहुत बड़ा कह लीजिए, क्योंकि इससे 3 त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इससे 3 त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, इससे कितने त्रिभुज क्रिएट किए जा रहे हैं, इससे 3 ट्रायंगल क्रिएट किए जा रहे हैं, ओके। आइए मैं इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझिएगा। मान ली मैंने कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, सपोज ये कहा गया बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तो जो 2/5 है, तो हम ये 5 जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है, इसी को हम बेस मानते हैं, ठीक है, इसी को हम बेस मान लेते हैं। जब इसे मैं बेस मान लेते हैं तो मैं क्या करूंगा, सपोज दैट मैं ये मान लेते हैं इसमें कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई सपोज दैट मैंने मान ली 5x है, क्योंकि डिनोमिनेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया बड़े भुजा की 2/5 है, तो यानी कि 5 को ही मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया, ठीक है। तो हमने यानी कि तीनों त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5x मान ली। और आप जानते हैं, अब एक काम और करिए, आप क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, ठीक है, यानी कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं समझ पा रहा हूं, जब तीनों भुजाओं की लंबाई 5x है तो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या होगी, 5x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 5x का स्क्वायर, तो आप यहां से जब इसको देख पाए तो कितना निकल के आ गया, √3/4 इंटू 25x स्क्वायर आ गया यहां से,
ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब मैं ये देखते हैं छोटे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आखिर क्या है। जब बड़े त्रिभुज की भुजाओं की यानी कि तीनों त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5x आ गई है, अब मैं ये देखते हैं कि जब छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई आखिर क्या है। बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। जब बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है तो हम देख पा रहे हैं तो बड़े त्रिभुज की भुजा की 5/2 है। तो यानी कि यहां से हम एक चीज समझ पाए कि छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। छोटे त्रिभुज, सॉरी सॉरी, ये वाली जो बात है ना वो बड़े त्रिभुज की है। बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है ये 5x। ओके ओके ओके, ये बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई जब 5x आ गई तो छोटे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ओके, जब 2x हो जाएगी तो आपने ये बात नहीं कहनी है पहले डायरेक्ट वे में। एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x न करते हुए एक चीज और बारीकी से समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपने ये देखा कि बड़े त्रिभुज की जब भुजा की लंबाई 5x है और छोटे त्रिभुजों की 2/5 है, तो यानी कि हम ये बात कह पाएंगे क्या 2/5, बिल्कुल कह पाओगे। तो यहां से ये कैंसिल आउट कर दिए। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 2x आ गई। हम डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने एक स्टेप और बढ़ा के बताया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो पाए। तो कितनी आ गई, 2x। अब क्या करेंगे, मैं ये देखूंगा इसका एरिया क्या होगा, यानी कि छोटे त्रिभुज का एरिया क्या होगा। छोटे त्रिभुज का एरिया देख लेते हैं, क्षेत्रफल। तो छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 2x का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 4x²। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो √3x² आ गया। अब मैंने इतनी बात जब समझ ली तो मेरे को यह समझना है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। अब मेरे को एक चीज और समझनी है इसमें, देखिएगा क्या। अब मैं ये देख रहा हूं कि छोटे त्रिभुज आखिर हैं कितने। मैंने देखा कि छोटे त्रिभुज 3 हैं, तो क्या हो जाएगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, 3√3x²। 3 क्यों कर दिया, क्योंकि 3 त्रिभुज हैं। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3x² है तो 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3√3x²। ओके, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था, बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा √3/4 इंटू 25 का स्क्वायर, 25x² निकल के आया है। तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां जो आंसर आया वो कितना आ गया आपके पास, 12:25। 12:25। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, ये क्या आ गया, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। लेकिन हमसे यह पूछा गया है कि तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यानी कि 12 तो होगा ही होगा, ये मेरे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो कितना था, 25। तो अगर 25 में से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 13। तो जो आपका जवाब होगा वो ये होगा कि 12:13। तो यही आपका सही जवाब होगा, 12:13। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिकैप कर देते हैं। देखो ये कहा गया है, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से छोटे त्रिभुज को बनाया जाता है। जब छोटे त्रिभुज को बनाया जाता है तो बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमने देख ली 5x, और बड़े त्रिभुज का एरिया देख लिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर। तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से छोटे त्रिभुज की लंबाई को हमने काउंट कर लिया और दोनों का ही एरिया निकाल के हमने दोनों की कंपेयर कर दी। शेष भाग हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 5.035 प्लस 50.35 प्लस 503 इंटू 50 माइनस 20.60 का मान ज्ञात करिए। यानी कि ये दिया गया है, इसे सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 5.035 में हम क्या ऐड करें, 50 करें, तो 50 पॉइंट के सामने पॉइंट रखने की कोशिश करिएगा बस, फिर ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को 503 जोड़ना है, हमें पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है। ठीक है,
आइए अब इस सवाल को मैं ऐड कर लेते, कुछ भी नहीं है सवाल में, 5 का 5 ही रहेगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया, यानी कि 558.885 आ गया। अब मेरे को इस पूरे में से कितने को घटाना है, मेरे को इस पूरे में से 20.60 को घटाना है। तो आइए समझ लेते हैं 20.60 को कैसे घटाते हैं, ठीक है। यहां समझिएगा कि 558 माइनस 885, अगर मैं इसमें घटाऊंगा 20.60 को, तो हमें पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है बस, बिल्कुल गलती नहीं होगी। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 6 गया 2, यहां देखा तो मैंने 8, 5 में से 2 गया 3, और यहां देखा तो मैंने 5, तो 538.285, 538.285, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बताइए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। जब ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी, देखिए ये ट्रेन, ये कोई पर्सन खड़ा है सपोज दैट, ठीक है, ये कोई पर्सन है और ये पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक ट्रेन है सपोज दैट ये, ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की दिशाएं जो है वो विपरीत हैं, ठीक है। ट्रेन की तरफ लड़का जा रहा है और लड़के की तरफ ट्रेन जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रिलेटिव स्पीड आती है वो क्या हो जाती है, आपस में दोनों की ऐड हो जाती है, दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब मैं दोनों ही स्पीडों को ऐड करेंगे, और ये भी होता है जो दूरी होती है वो दूरी ट्रेन की लंबाई ही होती है, यानी कि जब वो लड़के को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी कवर करेगी, यानी कि ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई क्रॉस करेगी। ओके, चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो जब 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेन आ रही थी और लड़के की स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटे थी, कितनी थी, 18 किलोमीटर पर घंटे, तो टोटल स्पीड हो कितनी गई, 8 6 कितना हो गया, 14, 54, ठीक है, यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटे हो गई स्पीड। अगर मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 54 गुणे 5/18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 5 तिये 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ गई, मीटर पर सेकंड में स्पीड। ओके, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। जब 15 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गई, अब मेरे को क्या करना है, बात को समझिए। जब इतनी सी बात आपने निकाल ली, अब आप ये देखना है कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 24 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा, यानी कि ये क्या, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस, दूरी, चाल इंटू समय बराबर दूरी। अब 15 चौकी 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि अब यहां से हमें यह पता चल गया कि उस ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई, 360 मीटर। जब ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है तो अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए बच्चों समझ लेते हैं, ठीक है। जब ट्रेन की लंबाई हमारी 360 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई सपोज दैट मैंने पी मान ली, ठीक है, और ये ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर पर घंटे। तो क्या मैं 36 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल पाऊंगा, बिल्कुल बदल पाएंगे साहब, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बताइएगा 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 360 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 10 मीटर पर सेकंड से अगर 80 सेकंड में पार करती है, तो बताइए क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे गाइज। यहां से आपने देखा तो P कितना आ गया यहाँ पे, 800 माइनस 360। जैसे ही आपने 800 माइनस 360 किया तो आपको पता चल गया ऐसे कितना आ गया, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आ गई वो आ गई 440 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। आइए बच्चों समझ लेते हैं। एक कोई वस्तु है जिसका प्राइस क्या होता है, जिसका प्राइस 25% घट जाता है, ठीक है। पहले सपोज दैट इसका अगर 100 था
तो बाद में कितना हो गया, घटने के बाद उसका 75 हो गया। आप हमें ये बताइएगा कि 75 हो गया तो कितना कम हो गया, 25 कम हो गया। अगर इस 25 को बढ़ाएंगे हम 100 लाने के लिए तो मेरे वो सॉरी 75 को अगर बढ़ाएंगे 100 लाने के लिए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमें 25 बढ़ाना पड़ेगा। ये 25 किससे बढ़ाना पड़ेगा, 75 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 पर कितना बढ़ाना पड़ेगा, बस कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से काट लीजिए, 5 पंजे 25, नहीं सॉरी 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो आपके सामने आ गया 100/3। तो 100/3% ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसे ही 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी साथ में यह कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं, तब ए और सी इसका दोगुना कार्य कितने समय में करेंगे। आइए बच्चों समय लेते हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। इसी तरीके से बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसी तरीके से तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले समय का एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो वो टोटल वर्क बन जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा आपका 24। एलसीएम कितना आ गया, 24, ठीक है। तो जब समय का भाग टोटल वर्क में दोगे, टोटल कार्य में दोगे, कुल कार्य में दोगे, तो क्या आ जाएगी, क्षमता का अनुपात आ जाएगा, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो। क्यों कि आप जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि समय गुणे क्षमता बराबर कुल काम। ओके, इतनी बात समझने की कोशिश करिए आप। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। 8 तिये 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, यानी कि ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 4 है, और बी और सी की क्षमता 2 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है। आइए बच्चों हम समझते हैं कि अगर हम सी की क्षमता यहां निकालना चाहें तो क्या हम बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता अगर 3 है तो इस ए बी सी तीनों की क्षमता से ए बी की क्षमता घटा दोगे तो किसकी आ जाएगी, क्षमता सी की आ जाएगी। अब मेरे को किसकी ओर देखनी है, देखो ए और सी पूछा गया है। अब सी की क्षमता पता चल गया, मेरे को ए की क्षमता देखनी है। तो ए की क्षमता ज्ञात करने के लिए ए बी सी तीनों की क्षमता में से बी सी घटा दो तो ए बच जाएगा। जब बी सी घटाओगे तो ए बच जाएगा, यानी कि बी सी घटाया 2, 4 में से 2 घटाया 2, यानी कि ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। तो आप बी की भी क्षमता बता सकते हो, क्योंकि तीनों की क्षमता 4 है तो 2 और 1 3 हो गई, तो बी की कितनी होगी, 1 होगी। अब बोला जा रहा है कि इसका दोगुना कार्य, यानी कि 24 का दोगुना कितना कार्य हो जाएगा, 24 का दोगुना हो जाएगा 48 काम। इस 48 काम को ए और सी की दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंगे 18, यानी कि ये 16 दिन में इस काम को निपटा देंगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। रचना ने 10% साधारण ब्याज की दर से 40,000 रुपए उधार दिए। ठीक 1 वर्ष के बाद उसने अपने मित्र को उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। 3 वर्ष के अंत में यह कितना लाभ या हानि होगा। देखिए, रचना ने 10% साधारण ब्याज की दर से 40,000 रुपए उधार दिए। एक रचना है, ठीक है, इसने 40,000 रुपए उधार दे दिए किसी पर्सन को, किसी को दे दिए, और इसने क्या किया, ठीक 1 वर्ष के बाद अपने मित्र को उधार दिए। ठीक 1 वर्ष बाद उसने अपने मित्र को दे दिए, यानी कि रचना ने जिसको उधार दिए थे 40,000, उसने तो साधारण ब्याज पर लिए 10% की दर से, और 1 वर्ष तक उसने रखे, फिर वो पैसे उठा के दे दिए किसी दूसरे पर्सन को, वही उसी दूसरे मित्र को दे दिए, और उसने ये बोल दिया कि इस 40,000 रुपए पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा और 10% की दर से देना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि जो ये मित्र है उसको क्या लाभ और क्या हानि हुई। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। तो 40,000 रुपए का साधारण ब्याज दिया होगा किसने, इसने दिया होगा जिस मित्र को रचना ने दिए। 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया वो आ गया 400 रुपए। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का जब 400 रुपए आ गया उसका साधारण, सॉरी 40,000 है तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है,
40,000 है तो 4,000 आ जाएगा। ओके, यानी कि एक वर्ष का ये 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 4,000 रुपए। अब हुआ क्या, अब उसने एक वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए दे दिया यही पैसा, 2 वर्ष के लिए दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 10% की दर से। तो जब 10% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। जब दूसरे वर्ष का देखोगे, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है। तो 4,000 रुपया दूसरी साल में तो 40,000 पर लगेगा ब्याज, और जो 4,000 रुपए एक साल बाद ब्याज का हो गया उस पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है। तो जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना बन जाएगा, 400 रुपए। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो बना 8,400 रुपए बन गया। 8,400 रुपए ये बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और 4,000 रुपया उसका वो बन गया। तो यानी कि हम इतनी बात समझ पाए कि उसने टोटल रचना को कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो पर्सन लेके आया रचना से उधार, उसे 4,000 रुपए तो ये देने पड़ेंगे और 8,400 रुपए ये वापस करेगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम समझने की कोशिश करना कि उससे साधारण ब्याज पर लेके आया था रचना से, तो 4,000 रुपए एक साल के देगा, तो 3 साल के कितने रुपए देगा उसको साधारण ब्याज, 12,000 रुपए वो तो रचना को देगा, ठीक है। लेकिन अब उसने पैसे कमा कितने पाए रचना के पैसे से, उसने जो पैसे कमा पाए वो 8,400 रुपए कमा पाए। 12,000 रुपए देना है, लेकिन उसने जो मित्र है जो रचना से लेके आया था उसने 8,400 रुपए कमा पाए। तो यानी कि उसे कितने की घाटा हुआ, कितने का लॉस हुआ, 3,600 रुपए का लॉस हुआ। बस यही आपसे पूछा गया था, उस पर्सन को कितना लॉस हुआ, तो यानी कि 3,600 रुपए का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि एक मंदिर में क्रम से 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा एक साथ कब बजे। ये क्वेश्चन जो आया है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे के हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन ये ऐसा मिल ही जाता है, तो आप इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देंगे। आइए समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो आप क्या करिए, इन सबका एलसीएम ले लिए। किस किस का, 12, 24, 36, 16 का। तो जब मैं इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे ख्याल से इनका एलसीएम आ जाना 12 12 144, यानी कि 144 आ जाना चाहिए इनका एलसीएम, ठीक है। जब इनका एलसीएम 144 आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब 144 आ गया, बस आपको कुछ नहीं करना, ये 144 जो आया वो मिनट आ गया। क्यों, क्योंकि हमने 12 मिनट, 16 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट का एलसीएम लिया, तो किसमें आएगा, वो मिनट में ही आएगा। अगर मैं इसे घंटे में देखना चाहें तो कितने घंटे बन जाएंगे, जरा देखिए, 12 एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे, ठीक है, 24 मिनट बन जाएगा, ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट का समय बन जाएगा टोटल ये। अब आप ये बताइए, जब 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया तो 6 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद ये निरंतर फिर बजेगी दोबारा एक साथ, तो 6 बजे से 2 घंटे 24 मिनट बाद, तब तक कितना बज गया होगा, 8 बज गया होगा, 8:24 पर ये दोबारा से एक साथ घंटियां बजेंगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ये राहिल है, क्या है ये, साहिल होगा, के पास यात्रा की शुरुआत में वाहन के टैंक में 15/5/8 पेट्रोल था। यात्रा के अंत में केवल 3/1/8 पेट्रोल फ्यूल टैंक में बचा था। यानी कि साहिल हो गया, साहिल के पास यात्रा की शुरुआत में वाहन के टैंक में 15/5/8 पेट्रोल था। यात्रा के अंत में केवल 3/1/8 पेट्रोल फ्यूल टैंक में बचा, यानी कि और बाकी खर्च हो गया, ठीक है। यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक मात्रा का कितना भाग उपयोग किया गया, आइए समझ लेते हैं। देखिए 15/5/8 उसके पास पेट्रोल था साहिल के पास जब उसने यात्रा शुरू की थी। अगर मैं सिंपल उसमें कर लीजिए इसको फ्रैक्शन में, 15 120, 120 और 5 कितना हो जाएगा, 125, 125/8 उसके पास 125/8 पेट्रोल था। हुआ क्या, यात्रा के दौरान इतना टैंक में फ्यूल बचा हुआ है, कितना बचा, 3/1/8। इसका मतलब हुआ 8 से 24 1 25/8, 25/8 बचा। तो इतना था और इतना बचा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख ले, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो फ्यूल खर्च हुआ, बिल्कुल हुआ इन दोनों का अंतर। तो जब इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है। 125 में और 25 में कितना अंतर आया, 100 का, तो 100/8 का अंतर आ गया।
ठीक है। जब आपने देखा कि 100/8 का अंतर आ गया, तो अब मैं ये देख लूंगा कि मेरे से ये पूछा क्या गया, इसने ये पूछा यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक मात्रा, यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक यात्रा। तो आरंभिक यात्रा कितनी थी? अब आप यहां से एक चीज और समझ पा रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100। क्या इसको मैं इस तरीके से भी लिख पाऊंगा 25/2? बिल्कुल लिख पाएंगे साहब। जब इतना लिख लिया तो हमें इतना पेट्रोल तो मैंने खर्च कर लिया, ठीक है। अब मेरे से ये कह रहा आरंभिक यात्रा में कितना भाग उपयोग किया, तो आरंभिक यात्रा पे कितना था? 125/8 था मेरे पास। तो मैं पास पास की मल्टीप्लाई पास पास में कर लूंगा, दूर दूर की दूर दूर में, तो मैं यहां से समझ भी पाऊंगा। तो कितना हो जाएगा 25, इससे यहां क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, 25×8/2×125। तो 25 पंजे 125, 2 चौके 8, तो हमारे पास जो आया वो 4/5 बचा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4/5, ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। यदि आंकड़ों के परीक्षणों का बहुलक 15 और माध्य 6 है, तब इसकी माध्यिका क्या होगी? मोड, मीडियन, मोड वाले से आ गया ये सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा बहुलक होता है, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा माध्य और बहुलक वाले क्वेश्चनों में। आइए समझ लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया। हमसे पूछा गया माध्यिका बताइए, तो जब मैं माध्यिका निकालूंगा तो क्या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा? जरा समझने की कोशिश करना। माध्यिका, माध्यिका बराबर बहुलक, माध्यिका ये आ गई, और बहुलक, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, और बटे क्या आ जाएगा आपके बहुल, सॉरी बटे आ जाएगा आपके केवल 3, क्योंकि इसके कंसेप्ट में 3 था, माध्यिका ही तो निकालनी है, बटे 3। आइए हम समझ लेते हैं। बहुलक हमें दिया गया 15 प्लस माध्य हमें दिया गया 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बटे कितना हो गया 3, तो 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 बटे 3, तो 3 निम 27, 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। माध्यिका आपकी कितनी आ गई? 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज की टेस्ट सीरीज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा व्यंजन 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का एक वर्गमूल निरूपित करता है? देखिए, कब ये वर्गमूल बन जाएगा, किस वर्गमूल को ये निरूपित करेगा? आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि 3 की पावर 34 को क्या हम कॉमन ले पाएंगे इस पूरे में से? बिल्कुल ले पाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखा मैंने, जब 3 की पावर 34 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 35 की जगह पे क्या बचेगा? 3 की पावर 1, यही तो बचेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने 3 की पावर 34 कॉमन ले लिया, क्योंकि वो 3 की पावर 34 दोनों ही टर्मों में है। ओके, अब मैं इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं तो 3 की पावर 34, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 की पावर 1 का 3 ही हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, जब आपके पास 3 पावर 4 आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे से ये पूछा गया कि वर्गमूल निरूपित करता है, तो वर्गमूल के लिए मैं क्या करूंगा? वर्गमूल का एक सिंबल लगाऊंगा इस तरीके का। ठीक है, तो मैं करूंगा 3 की पावर 34, ठीक है, गुणे 4। ठीक है, ये मल्टीपल में ही तो है दोनों आपस में, बिल्कुल है। तो आप यहां से एक चीज और क्रिएट कर पाएंगे, जरा देखना इस बात को, कि 3 की पावर, अगर हम ऐसे कह दें 3 की पावर 17 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, क्या मैं इसको 3 की पावर 34 इंटू 4 को 3 की पावर 17 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो यहां से आप वर्गमूल हटा सकते हैं। जैसे ही आप वर्गमूल इसको हटाएंगे रूट को, तो आपके पास बचेगा 3 की पावर 17 गुणे 2। तो 3 की पावर 17 गुणे 2, कोई ऑप्शन है? यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप सबको हमारी टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए चारों तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।
सो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से टॉप मोस्ट क्वेश्चन तो कराते ही रहेंगे और भी तमाम सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आपका प्यार और सपोर्ट ही और चीजों को अच्छे से कलेक्ट करा पाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।